हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। आज हम जो बात करने वाले बात करेंगे दाब व ताप के हम फलन के बाद बात करेंगे एंट्रोपी के रूप में। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एंट्रोपी की। एंट्रोपी की अगर हम बात करें फलन के रूप में, इसका ताप व दाब की अगर हम बात करने वाले, इसका हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम हम अवकलज करते हैं इसका, ठीक है। स्थिर दाब पर यह एंट्रोपी में परिवर्तन है, क्या होता है ताप के साथ स्थिर आयतन पर यहाँ पर डेल्टा टी और यहाँ पर क्या जाता है डेल्टा पी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण आएगी यू एच माइनस पी बी। ठीक है, इसका भी हम अवकलज कर लेते हैं, डेल्टा एच पी डेल्टा वी। एक बार इसको स्थिर कर दीजिए, एक बार वी को हम स्थिर कर देते हैं। समीकरण नंबर हमारे पास आ जाते हैं 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एच एंथैल्पी, टी और पी का ही मान लेते हैं। डेल्टा एच पहले हम ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर, फिर हम क्या करते हैं दाब के साथ परिवर्तन स्थिर आयतन स्थिर ताप पर। समीकरण नंबर हो चुकी हमारे पास 3। ठीक है, एक हमारा जो समीकरण और है वो हमारे पास आती है डेल एस, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल टी, हमने निकाल कर प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। ठीक है, आगे इसमें और बात करें, हमारे पास आ जाती है पी डी वी बटा क्या आती है टी। समीकरण नंबर हमारे पास आ जाती है 4। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे और बात करें तो इसमें वैल्यू पुट कर देते। पहले हम देखते हैं समीकरण डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हम क्या रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 व 3 से डेल्टा एच का मान रखने पर। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको कैसे इसको हल किया। तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा यू, एच की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आता है डेल्टा एच टी पी और डेल्टा टी प्लस डेल एच पी टी और डेल्टा पी, ये आ जाएगा पूरा अंदर। फिर हमारे पास आता है पी डी वी, फिर हमारे पास आता है वी डी पी। ठीक है, अगर हम डेल्टा एच की अगर हम बात करें, हमने वैल्यू जो पुट की थी हमने इतना मान पुट कर दिया है इसका। ठीक है, 1/, हमारे पास क्या आ जाता है इसके। ठीक है, ये हमारे आज के समीकरण नंबर 5। अपॉन में कुछ नहीं आएगा। समीकरण अगर हम 4 व 5 की बात करें, समीकरण 4 व 5 की, इसमें हम किसकी वैल्यू रखते हैं डेल्टा यू की, पुट कर देते हैं। ये पूरे समीकरण ऐसे आ जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा टी का भाग, तो 1/t का भाग लगाना केवल डेल्टा एच टी पी और डेल्टा टी, डेल्टा एच पी टी डेल्टा पी, यहाँ पर आ जाता है पी डी वी टी, यहाँ पर भी आता है वी डी पी और टी आ जाएगा। और हमने यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट कर दी। आगे हमारे पास जो आता है वो आता है प्लस का पी डी वी बटा टी। देखिए अगर इसकी और इसकी बात करें, ये प्लस में है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे और हल करें, हमारे पास आता है डेल्टा एस 1/t, ये आता है डेल्टा एच टी पी डेल्टा टी प्लस डेल एच पी टी और डी पी, यहाँ पर बच जाता है केवल माइनस का वी डी पी और टी।
जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको हल किया था उसी प्रकार से इसको भी अलग अलग लिख लेते हैं। यह आ जाता है डेल एस 1/t डेल एच टी पी और डेल्टा टी। इसमें हम क्या लेते हैं, दोनों के अंदर 1/t इसमें कॉमन ले लेते हैं बाहर की तरफ, अंदर क्या बचता है क्या डेल्टा एच पी और टी, यहाँ पर केवल बचता है v और बाहर क्या आ जाता है डेल्टा p। ठीक है, अगर हम और अच्छे से लिखें तो इसको हम cp भी लिख सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं 1/t cp डेल्टा t 1/t डेल्टा एच डेल्टा p t v और dp। ठीक है, अब इसकी तुलना जो हम करने वाले हैं वो करेंगे हमारे पास डेल एस वाले समीकरण से। जब इसकी हम तुलना करते हैं इसके साथ, जो डेल एस टी और जो पी स्थिर आयतन है, टी के साथ इसकी तुलना करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/t cp। इसी प्रकार से हमारे पास आ जाता है डेल एस डेल पी, टी की जो वैल्यू आती है वो पर हमारे पास आ जाती है 1/t डेल्टा एच पी टी और वी। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस पद की 1/t और cp की वैल्यू क्या हो, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, तो डेल s और डेल p की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य निकलता है, इससे तात्पर्य निकलता है अगर हम स्थिर दाब की बात करें, किसकी बात करें, स्थिर दाब की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, स्थिर दाब में ताप के साथ परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, वृद्धि। एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब क्या होता है, स्थिर दाब में जब आप ताप के साथ परिवर्तन करते हैं तो एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए इस वाले पद को हमने अच्छे से हल कर लिया, समझ लिया। अब जो हमारे पास दूसरा पद और रहता है इसको हम अच्छे से समझने वाले। इसकी जो समीकरण में जो ज्ञात करनी है, हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम स्थिर दाब के ताप के साथ परिवर्तन करके समीकरण को हल करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अच्छे से क्या करते हैं, स्थिर आयतन पर ताप के साथ परिवर्तन से विक्रिया हल की थी, उसी प्रकार से समीकरण को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें स्थिर दाब में ताप के साथ परिवर्तन कर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इसी प्रकार समीकरण देखिए, इसमें कुछ नाम नहीं दिया अभी तक मैंने, तो इसको अब अगर हम बात करें, ये जो समीकरण इसको दे देते हैं एक बार के लिए 1 नंबर, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर हम 2। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, स्थिर दाब पर हम क्या करते हैं, ताप के साथ परिवर्तन या अवकलन इसका कर देते हैं। ठीक है, आंशिक परिवर्तन। तो ये वाला पद स्थिर आयतन में 0 हो जाने वाला है। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको कर लेते हैं हम। ठीक है, डेल एस डेल टी और डेल पी इक्वल आ जाता है हमारे पास 1/c टी। इसको हल करने से पहले हम क्या कर देते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुनः यही वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, टी डेल्टा एच, ठीक है, टी और पी। ठीक है, मैंने इसको सीधा ही हल कर दिया और इसकी वैल्यू आपको पता है 0 होने वाली, तो समीकरण नंबर हमारे पास मिल गया 3। ठीक है, 1/t, इसी को मैंने हल किया, डेल एच स्क्वायर डेल टी और डेल्टा पी हमारे पास आ चुका है। इसी प्रकार से हम क्या हल करते हैं, समीकरण नंबर 2 को, इसको हल करते हैं, समीकरण नंबर 2 को भी हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को हल करता हूँ, ये सिमिलर पद आ जाएगा हमारे पास, डेल एच स्क्वायर डेल टी और डेल पी। आगे हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, पहले इस पद को कॉमन स्थिर रख देता हूँ, फिर इसको हल करते हैं। 1/t, अगर मैं इसको स्थिर रख के इसको हल करूँ, ये हमारे पास आ जाता है डेल एच डेल पी और डेल टी। उसको हल करूँ मैं स्थिर आयतन पर स्थिर ताप के साथ परिवर्तन। ठीक है, फिर इसको हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारे पास वही सिमिलर आने वाला 1/t स्क्वायर, ये हमारे पास आता है डेल्टा एच पी टी और
ठीक है, ये दोनों समीकरण नंबर हमारे पास कितने आ चुके हैं 4। अब देखिए समीकरण नंबर 4 और वे 3 दोनों इक्वल है, समीकरण 4 व 3 से, तो लिख लेते हैं इनको 1/t डेल एच टी और पी 1/t, इसको भी साथ में लिख लेते हैं एच पी और डेल्टा टी 1/t वी और डेल्टा टी और पी। ठीक है, इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं 1/t² डेल्टा एच पी टी और वी। अगर इसको पद देखते हैं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल क्या आ जाएगा 0 1/t और ये आ जाता है मेरे पास डेल्टा वी टी और पी माइनस का आ जाता है 1/t², ये आ जाएगा डेल्टा एच पी टी और वी। इस पद को यहां पर भेज देते हैं हम, ठीक है, इस पद को यहाँ पर भेजने पर हमारे पास क्या आता है 1/t डेल ई डेल टी और पी 1/t² डेल्टा एच पी टी और वी। ठीक है, 1/1t से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाता है p माइनस का, यह आ जाता है पास डेल्टा एच पी टी और माइनस का v। अगर देखोगे ये वाला पद और हम बात करें इस वाले पद में दोनों इक्वल है, तो ये आ जाता है मेरे पास माइनस का v और t और p को ला जाता है डेल्टा s p और t के। ठीक, ये दोनों इक्वल किसके होते हैं माइनस के अल्फा के। तो वैल्यू अगर हम बात करें अंत में हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाती है cp बटा t डेल्टा t माइनस का v अल्फा और dp। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं फाइनल समीकरण। देखिए हम जो बात करेंगे भौतिक परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। देखिए जब हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, उसका ताप क्या होता है स्थिर होता है। क्या होता है, ताप स्थिर होता है। अर्थात अगर हम बात करें तो जो रूपांतरण हम करेंगे वो क्या होता है समतापीय। क्या होता है, समतापीय रूपांतरण होता है। समतापीय जब हम परिवर्तन करते हैं उसके दौरान ताप रहता है स्थिर। क्या रहेगा, ताप स्थिर रहता है और उसके साथ जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में जो ऊष्मा का जो मान है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी जो आवश्यकता होती है हमें उत्क्रमणीय जो अवस्था में जो परिवर्तन होता है उनके दौरान जो आवश्यकताएं होती है। ठीक है, देखते हैं कोई भी जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन, कोई भी भौतिक परिवर्तन है उसके दौरान क्या होता है ताप स्थिर। अर्थात ये क्या होता है समतापीय रूपांतरण। ठीक है, जो समतापीय रूपांतरण होता है उसके दौरान हम बात करें एंट्रोपी, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। इससे हम क्या करते हैं, ऊष्मा का मान को ज्ञात कर सकते हैं। जो हमें क्यों आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि उत्क्रमणीय अवस्था परिवर्तन के दौरान की क्या करती है आवश्यकता। और कब जब अवस्था परिवर्तन होता है उसमें क्या रहता है ताप स्थिर, उसमें क्या रहता है ताप स्थिर रहता है। ठीक है, इसको किस रूप में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है डेल एस क्यू आर बी बटा डेल्टा। इस रूप में इसको लिखा जाता है। ये थोड़ा और इस पे आगे बात करें,
देखिए अगर हम बात करते हैं वो तंत्र है, वो क्या होता है द्रव और वाष्प के अंदर क्या होता है साम्य के अंदर है। वो तंत्र है वो द्रव वाष्प के अंदर साम्य में है। और उसके अगर हम दाब की बात करें वो दाब होता है उस समय एक एटमॉस्फेयर एक वायुमंडलीय दाब होता है, और जिसका जो ताप होता है वो द्रव के क्वथनांक टीवी के इक्वल होता है। ठीक है, ये कोई तंत्र है, माने तंत्र क्या है द्रव वे वाष्प में क्या है साम्य। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको द्रव और वाष्प। दाब की बात करें इसमें एक एटमॉस्फेयर एक वायुमंडलीय दाब। ताप की बात कर लीजिए, द्रव के क्वथनांक टीवी के बराबर। ठीक है, इसी आधार पर हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने को सिलेंडर ले लिया है, वह सिलेंडर के अंदर मैं क्या करता हूँ द्रव भर देता हूँ और उसमें लेता हूँ एक मुक्त पिस्टन। ठीक है, अब मुझे उसका एक वायुमंडलीय दाब करने के लिए उसमें क्या करता हूँ m वजन उस वेट रख देता हूँ, जिससे मुझे क्या हो उसका एक जो मैं क्या एक उसका दाब प्राप्त हो। जो ताप होता है उसका ताप होने वाला है, जो द्रव का क्वथनांक होता है टीवी उसके इक्वल होने वाला है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मैं क्या लेता हूँ एक सिलेंडर ले लेता हूँ, उसमें क्या भरता हूँ द्रव भरते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगा देते हैं एक मुक्त पिस्टन। इस प्रकार से ये मेरे पास सिलेंडर है। ठीक है, ये मेरे पास मैंने को पिस्टन लगा दिया, इसके अंदर मैं क्या भर रहा हूँ कोई भी द्रव भर रहा हूँ। ठीक है, और दाब को एक एटमॉस्फेयर करने के लिए इसमें क्या रख देता हूँ कुछ m जो बाहर है वेट है वो वजन रख देता हूँ। ठीक है, जिससे दाब जो है इसका एटमॉस्फेयर हो जाए। और ताप की अगर बात करो वो किसकी इक्वल होता है टीवी की, अर्थात जो द्रव का क्वथनांक है ना उसके बराबर होता है। अब मैं क्या करता हूँ उसमें दो केस लेता हूँ। पहले केस के अंदर क्या लेता हूँ ताप के अंदर मैं क्या करता हूँ उसको सूक्ष्म परिवर्तन करता हूँ, वृद्धि करता हूँ ताप में, सूक्ष्म वृद्धि करता हूँ, फिर क्या होगा ताप के अंदर इसमें सूक्ष्म कमी करें। पहली स्थिति की अगर बात करें ताप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ सूक्ष्म वृद्धि। क्या होता है सूक्ष्म वृद्धि के अंदर, देखिए जब मैं ताप के अंदर सूक्ष्म वृद्धि करूंगा ना तो जो उष्मा है ना उसके अंदर चले जाते हैं सिलेंडर के अंदर। उष्मा कहाँ चली जाती है सिलेंडर, जिससे क्या होगा जो द्रव होगा ना वो किसमें बदलेगा वाष्प के अंदर। और देखिए जो द्रव है ना द्रव बहुत थोड़ा भी द्रव होगा ना उसकी जो वाष्प है ना वो अधिक बनती है। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं थोड़े से द्रव की वाष्प अधिक बनती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी क्या ले रहे हो द्रव ले रहे हो तो उसकी वाष्प क्या बनती है अधिक बनती है। ठीक है, अब जो द्रव क्या था उसका जो आयतन था उसमें जो गहरा रखा जाता है वो कम होता है, जबकि जब हम बात करें वाष्प क्या होता है आयतन को अधिक घेरता है। इसका आयतन क्या होता है कम, आयतन कम होगा इसका, तो इसका आयतन क्या होता है वाष्प का गैस का आयतन होता है अधिक। ठीक है, अब वापस तंत्र को मुझे स्थिर करना है, स्थिर करूंगा तो मैं क्या करता हूँ पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाता हूँ। ठीक है, जो वजन है m उसको भी ऊपर की तरफ उठाता हूँ, तो अर्थात क्या होता है यहाँ पर धनात्मक कार्य। ठीक है, तंत्र को स्थिर करने के लिए m वजन को उठाते हैं। कार्य होगा, कार्य का होता है पॉजिटिव धनात्मक। अगर मैं बात करूं एक और चित्र की तो किस प्रकार से हो जाएगा देखते हैं, एक कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा
क्योंकि ये मेरे पास रहा है मोमेंट। समझे? आगे हम अगर और बात करें, अब तुम पहले तो केस 1 के अंदर में क्या करो, सूक्ष्म वर्गीकरण बता के केस फर्स्ट है ना ये वाला। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम करते हैं ताप में कमी। ताप में क्या करते हैं, कमी। कमी करने से क्या होगा, जो वाष्प है ना, वाष्प संघनित होगी। संघनित होगी किसमें, चले जाएगी द्रव के अंदर। वाष्प संघनित होकर इसमें चले जाती है द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर। वाष्प किसमें चले जाती है, लिक्विड के अंदर। द्रव के अंदर चेंज हो गया। अब जो पिस्टन है ना, पिस्टन वो नीचे की तरफ है, ठीक है, आयतन भी कम होता जाएगा और पिस्टन नीचे की तरफ है। ये जो कार्य होगा वो कार्य होगा ऋणात्मक। कार्य क्या आने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, तो जितना हमने धनात्मक कार्य किया उतना ही क्या होता है, ऋणात्मक कार्य हो जाता है। ठीक है, और ये जो परिक्रम है केस 1 केस 2 के तहत, ये छोटा से क्या दर्शाते हैं आपको, चक्रीय परिक्रम। क्या होता है ये, चक्रीय परिक्रम हुआ। चक्रीय परिक्रम हो गया, क्योंकि वापस क्या होगा, तंत्र और परिपार्श्व के आते पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, तंत्र व परिपार्श्व क्या जाते हैं, अपने मूल अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं वेस्पर की, यहाँ पर एंट्रोपी की बात करते हैं वेस्पर की, जो क्या होता है, इक्वल होगी ताप स्थिर। दाब क्या रहने वाला, देखो दाब से परिस्थिति में दाब स्थिर रहेगा, दाब क्या रहेगा, स्थिर। ठीक है, अगर मैं उसमें की बात करूं, अब हम बात करते हैं जो परिक्रम होता है वो स्थिर दाब पर संपन्न हो रहा है। किस दाब पर हो रहा है, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर आपको पता होगा। देखिए इसमें हम दो चीजें, हम दो परिस्थितियां लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जो द्रव है ना, किसके अंदर चेंज हो रहा है, वाष्प के अंदर वाष्पीकरण हो रहा है द्रव का। उस समय क्या होता है कि जो द्रव का क्वथनांक होता है उसमें क्या होता है, टीबी के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, टीबी के द्वारा। द्रव का क्वथनांक किसके द्वारा दर्शाते हैं, टीबी के द्वारा। और इसमें जो ऊष्मा होती है क्यू, वो किसके द्वारा होती है, एंट्रोपी, एंथैल्पी H के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो देखते हैं। क्या होता है एंट्रोपी में परिवर्तन, परिवर्तन देखते क्या होता है। ठीक है, इसमें Q या इसको लिखते हैं QRV, इसका H के इक्वल होती है। अगर मान लीजिए इसका होता है डेल्टा S, वेस्पर के लिए याद करें। ठीक है, डेल्टा H और टेम्परेचर क्या होगा, TB। ये रहा मेरे पास नंबर 1। अगर ये तो मैंने क्या बात की, जब द्रव किसके अंदर, वाष्प के अंदर परिवर्तन है, परंतु इसके लिए अगर हम बात करें ठोस की, ठोस से जब गलनांक हो तो द्रव के अंदर परिवर्तन था, उसकी भी बात करने वाले हैं। देखिए अगर मैं बात किसकी, ठोस की बात करते हैं, उसका ताप Tm होता है, ठोस का क्वथनांक बिंदु। ठीक है, जो ये जो ठोस द्रव के अंदर चेंज होता है, गलनांक होता है, गलता है, तो इसको फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो इसको किसके द्वारा दर्शाता है, डेल एस फ्यूजन, डेल एच बराबर टी। ठीक है, अब अगर बात करें इन दोनों को, अगर मैं साथ में प्रदर्शित करना है तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, डेल एस, ठीक है, और डेल एच और टी ई। टी ई क्या है, यहां पर ताप साम्य है। क्या है, ताप साम्य है। एक बार अपना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम बात करें टूटनॉन के जो नियम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे टूटनॉन का जो नियम है उसके बारे में बात करने वाले। ये नियम देखो क्या होता है। ये नियम हमें ये बताता है कि जब हम कोई द्रव को का वाष्पीकरण करते हैं, अगर उस वाष्पीकरण के दौरान एंट्रोपी का मान हमें क्या प्राप्त है, 90 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी का नियम। ठीक है, देख लेते हैं।
हम इस फॉर्मूला किस प्रकार लिखते हैं एंट्रोपी परिवर्तन के वास्तव के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं डेल एच वैस पर लिखते हैं इसको वैस पर डेल एच और डेल टी। अगर इसका मान हमें कितना प्राप्त हो जाए इसको लिख लेते हैं 90 ठीक है जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टीपी डेल्टा कोई भी इस नियम का पालन करें। इसके दौरान अगर हम बात करें अगर आपको क्या ज्ञात हो क्वथनांक अगर हमें ज्ञात हो यहाँ पर अगर आप क्वथनांक में ज्ञात हो तो क्या ज्ञात करते हैं उष्मा के मान को ज्ञात करते हैं उष्मा के मान को ज्ञात कर सकते ठीक है वहां फॉर्मूला लगा देना कहीं कहीं पर भी आपको क्या दिया हो जो तरफ के वाष्पीकरण के दौरान क्वथनांक की वैल्यू दी गई है तो आप जो द्रवीकरण होता है ठीक है द्रवीकरण सॉरी वाष्पीकरण होता है उसके दौरान आप क्या कर सकते हो उष्मा के मान को ज्ञात कर सकते हो ठीक है। अगर बात करें इसकी कुछ सीमाएं हैं सीमाओं की बात करते हैं सीमाएं पहला अगर सीमा अगर कोई द्रव है उसके अंदर सैगुणन हो रहा हो तो वहाँ ये नियम लागू नहीं होता जैसे अगर बात करें H2O अल्कोहल और एमीन की अगर बात करो तो उनके अंदर नियम लागू नहीं होता है। दूसरा अगर वो द्रव है उसका क्वथनांक 50 केल्विन या उससे भी कम है तो उन पर नहीं लागू होता है ठीक है। कोई द्रव है अगर उसका क्वथनांक कितना हो 150 केल्विन या उससे भी कम उन पर नहीं लागू होता है ठीक है। तीसरी सीमा की अगर बात करें अब देखिए जब हम बात करें ठोसों की गलनांक बिंदुओं की बात करते हैं उन पर भी नियम लागू नहीं होता है ठोस की जो गलनांक है उसमें विभिन्न ऊष्माओं पर भी मान ज्ञात नहीं होते हैं ठीक है। तीसरा पढ़ लिखें यह नियम ठोस के गलनांक बिंदु पर ऊष्माओं पर ज्ञात नहीं होते ठीक है। कारण पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे जो इसके जो कण होते हैं ना कण वो क्या होता है परमाणु होते हैं ठीक है। ठोस के जो अवयव होते हैं क्या कहते हैं परमाणु ठीक है परमाणु होते हैं ठीक है। अगर हम बात करें किसी को धात्विक अगर हम ठोस की बात करें ठीक है धात्विक ठोस की बात करें अगर आप इसमें एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं वो R से कितनी निकलती है 4R ठीक है। अगर वो बड़े ठोस हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ठीक है। ये क्या करते हैं ये सीमाएं हैं यहाँ पर ना जो प्रोटॉन है उनका नियम लागू नहीं होता है ठीक है। तो आशा करते हैं आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा आने वाली क्लास के अंदर जरूर सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर